चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद सबको। स्टार्ट करें। ठीक। देखिए, तो कहानी आप पीछे से थोड़ा स्टार्ट करो। कहां से? साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था ये हमने देखा, कब आया था, कैसे आया था, वो सारा चीज देखा। ठीक। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, ये भी देखा, है ना। और जब भारत सचिव से पूछा गया कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय क्यों नहीं था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भैया, भारतीय तो इतने कैपेबल है ही नहीं, उनको इतना दिमाग ही नहीं है कि वो अपने लिए खुद का संविधान बना सके। तो एक प्रकार से उसने क्या दिया? चैलेंज दिया। और चैलेंज दिया तो चैलेंज स्वीकार किया गया। तो उसके खिलाफ फिर नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट को अधिकतर पार्टियों ने खारिज कर दिया। ठीक। लेकिन कांग्रेस जो है वो उस पर अपना स्टैंड बना करके रखी कि हमको इसी को ही क्या करना है, भारत में लागू करना है। जैसे हमारे यहाँ किसका संविधान लागू होता था? जो संसद में बनता था इंग्लैंड के, वो संविधान यहाँ पे लागू होता था। तो अब क्या करना था? जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको भारत में लागू करवाना था। ठीक। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है आगे की, देख लेते हैं। दिसंबर 1928 कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, दिसंबर 1928। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अंदर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो लिख दूंगा, और बाकी थ्योरी जो यहां से बताई जा रही है आप उसको अपने शब्दों या तो याद रखिए, घर जाके पढ़िए बुक से, और या तो फिर यहीं पे लिख सकते हैं जितना तो लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो सबको लिखाया नहीं जा सकता। अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। अब इस मंच से यह प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में कि कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतः मानने को तैयार है, और हम चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भी क्या करे, इसको मान्यता दे दे। ठीक है। अब आप देखो, पिछले जो थोड़ा पीछे जा करके नेहरू रिपोर्ट को जब पेश किया गया तो कांग्रेस में खुद ही दो दल बढ़ गए थे। एक युवा दल जो कि मानने से इनकार कर रहा था, क्यों? क्योंकि उनको औपनिवेशिक शासन नहीं चाहिए था, उनको भारत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए था, उनको पूरा स्वतंत्रता चाहिए था। तो ले दे करके महात्मा गांधी ने क्या किया, उनको मनवाया, तो वो मान लिए, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, बाकी लोग भी मान लिए। ठीक। और अंततः यह प्रस्ताव लाया गया कि नेहरू रिपोर्ट को क्या किया जाए, अंग्रेजों के द्वारा मान्यता दी जाए। अब अंग्रेज तो उसको पहले ही ठुकरा चुके थे, तो क्या उसको मानते? नहीं माना। कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज सरकार नहीं मानती है तो हम एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। अब सरकार इतनी कमजोर तो थी नहीं कि तुम धमकी दो उसको और बोले कि अरे भैया डर गए, चलो चलो मान लेते हैं। इतनी आराम से तो नहीं मानने वाली थी। ठीक। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, वो हमारे लिए इरेलेवेंट है अभी फिलहाल। इसके बाद जस्ट क्या हुआ, सरकार ने मानने से मना कर दिया। यहां तक क्लियर? ये सेशन समाप्त। इसके जस्ट बाद 1929 में, अक्टूबर 1929, अक्टूबर 1929, अक्टूबर 1929, इस समय भारत का वायसराय था इरविन, वायसराय इरविन। वायसराय इरविन ने एक घोषणा करी, इरविन की घोषणा, वायसराय इरविन ने घोषणा करी, एक डिक्लेरेशन दिया। कहा कि भारत में बहुत सारी संवैधानिक परेशानियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हैं, यहाँ पे सांप्रदायिकता की परेशानियां हैं, कम्युनल जो लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, वो लेकर के परेशानी है,
यहाँ राजनीतिक रूप से परेशानियां हैं, तो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं लोगों के बीच में, हम इनको सुलझाएंगे। इरविन ने क्या कहा, हम इन सारी समस्याओं को सुलझाएंगे, और इसको सुलझाने के लिए हम एक सम्मेलन बुलाएंगे लंदन में, जिसका नाम रखा गया गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल या राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन। हम क्या करेंगे, लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे, गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। वहां पे भारत के सारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। हम सब मिलकर के बैठ करके बात करेंगे और फिर आपकी समस्याओं पर निपटान करेंगे। आप अपनी बात रखना, हम अपनी बात रखेंगे, इरविन ने कहा। अब कांग्रेस की बात तो आपने मानी नहीं और ऊपर से नया कुछ थोप दिया उनके ऊपर, तो इस प्रस्ताव का भी कांग्रेस ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया कि भैया हम तो गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे ही नहीं, गोलमेज सम्मेलन में हम क्या करेंगे, जाएंगे नहीं, हम पूरी तरीके से उसको क्या करते हैं, बाइकआउट करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन का बाइकआउट किसने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। अब और थोड़े कहानी आगे की सुनो। गांधीज 11 पॉइंट्स डिमांड, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे, गांधीज 11 पॉइंट्स डिमांड। अब गांधी जी ने अपनी एक पत्रिका यंग इंडिया, कौन सी, यंग इंडिया, गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से, उनकी पत्रिका थी ना यंग इंडिया, तो यंग इंडिया के माध्यम से अंग्रेज सरकार के समक्ष क्या रख दिया, एक मांग रख दिया, भारत के आजादी वगैरह को लेकर के बहुत सारी मांगे थी, उसमें 11 पॉइंट्स थे, है ना, 11 बिंदु थे, 11 सूत्र थे, तो इसलिए क्या कहा गया इसको, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। ठीक, और अंग्रेज सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 तक हमारी ये 11 सूत्री मांगे आप मान लीजिए, वरना हम एक बड़ा आंदोलन करने का ठान चुके हैं। कब तक अल्टीमेटम दिया, 31 ऑफ जनवरी 1930 तक हमारी बात को मान लीजिए आप। अब क्या मानते अंग्रेज, इतने सीधे थे क्या, या गांधी जी ने कहा और मान लिया, तो जाहिर सी बात है वो लोग माने नहीं। 31 के बाद 31 जनवरी के बाद फरवरी लगा और गांधी जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं एक नया आंदोलन स्टार्ट करने जा रहा हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहां से गांधी जी ने घोषणा कर दिया। तो गांधी जी कोई चीज को ऐसे ही नहीं करते थे, अगर उन्होंने घोषणा किया है आंदोलन करने का तो इसके पीछे उनकी ट्रेनिंग भी होगी, वो बड़ा सा सम्मेलन करेंगे, लोगों को जुटाएंगे भीड़ और उसके बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ठीक, लेकिन किसी भी आंदोलन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो मुद्दा, मेन पॉइंट, तात्कालिक कारण, और दूसरा लोगों का, ठीक है, भीड़, जन समर्थन। अब गांधी जी के पास एक बड़ा मुद्दा उस समय था, क्या, नमक। ये गांधी जी ने पकड़ लिया भाई, नमक को पकड़ लिया गांधी जी।
नमक। गांधी जी की ना खासियत ये थी क्या, कि वो लोगों को ना आपस में कनेक्ट करने की अद्भुत क्षमता रखते थे, लोगों को जोड़ना चाहते थे आपस में, है ना। और नमक एक ऐसी चीज है जो दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका यूज नहीं करता हो, है ना। 6 महीने के बच्चे से लेकर के ताउम्र व्यक्ति जो है वो इसका यूज करता है। और नमक भारत में आत्मसम्मान का प्रतीक है, याद रखना। नमक जो है भारत में आत्मसम्मान का प्रतीक है। आपने कभी भी घर में, अगर आपके घर में कुछ भी चीज खत्म होता है तो आपने देखा होगा कि आप बगल वाले से, पड़ोसी से मांग लेते हो, लेकिन क्या आपने देखा है कि नमक कोई मांगता हो? कभी अपनी जिंदगी में देखा कभी नमक किसी को मांगते कि चुटकी भर नमक दे दो, कम है मेरे यहाँ? नहीं। एक तो वो सबसे सस्ती चीज है ना। समुद्र का पानी लिए, उसको रखे, पानी उड़ गया, नमक बन गया। तो समुद्र की एक फ्री में मिलने वाली चीज है नमक, जितना भी निकालो आपको कम नहीं पड़ेगा कभी भी, समुद्र तो आपको देगा ही। तो नमक ऐसी चीज है जो भारत में आत्मसम्मान का प्रतीक है और सबसे घृणित माना जाता है उसको मांगना। आपके घर में भी देखा होगा आपने कि कभी नमक मांगने से हमेशा आपको मना करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके घर में इतनी ज्यादा दरिद्रता है कि आपके घर में नमक तक नहीं है। अच्छा, बैचलर्स की बात नहीं कर रहा, वो लोग कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, घर परिवार की बात कर रहा हूँ, उनका घर परिवार नहीं रहता, ठीक है। चलिए, तो गांधी जी ने क्या किया, नमक को मुद्दा बनाया। और नमक को मुद्दा क्यों बनाया? क्योंकि उस समय 1923 के आसपास तक अंग्रेजों ने नमक में टैक्स लगा दिया था। 1923 से पहले नमक पे टैक्स लगता था, नमक जैसी चीज पर भी टैक्स लगा दिया, जिसको लोग, अब जो व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा है वो तो अपने घर में नमक बनाएगा, वो तुम्हारा बनाया नमक क्यों खरीदेगा? लेकिन फिर भी आपको, अगर आप या तो खरीदो अंग्रेजों का नमक, और या तो अगर आप खुद से बना रहे हो नमक तो उसमें आप अंग्रेजों को टैक्स दो। ये कहाँ कि इंसाफ है? हमारा समुद्र है, हमारा नमक है, हम यूज करें, तुम्हें पैसा क्यों दे? ठीक, ये इस प्रकार का लूट जारी था भारत में। और 1923 के बाद आप देखो, नमक पे जो टैक्स लगता था उसको दुगुना कर दिया था। 1923 तक नमक पे टैक्स लगता था, 1923 के बाद टैक्स दोगुना हो गया। तो इसी को गांधी जी ने पकड़ लिया। लोग नाराज थे कि नमक पे टैक्स कौन देता है, जबरदस्ती। तो यहां से नमक को मुद्दा बनाया और कहा कि मैं नमक कानून को तोड़ूंगा, दांडी मार्च करूंगा, दांडी मार्च। ठीक, दांडी पे जाकर क्या करूंगा, नमक उठाऊंगा, नमक तोड़ूंगा, और उसके बाद पूरे लोगों से आह्वान करूंगा कि आप भी क्या करो, नमक कानून का उल्लंघन करो। ठीक, तो यहां से एक नया चैप्टर, दांडी मार्च लिखेगा। दांडी मार्च, दांडी एक जगह का नाम है, कहां पे है? गुजरात में। दांडी मार्च या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1923, ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च टू 6 अप्रैल। क्या हुआ था सारी घटनाएं? गांधी जी ने साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, उनका आश्रम बनाया था उन्होंने, साबरमती आश्रम। तो वहां पे सबसे पहले तो उन्होंने भाषण दिया, बहुत बड़ा भाषण, लगभग 70,000 लोग उनके भाषण को सुनने के लिए आए थे साबरमती के मैदान में। बहुत बड़ा भाषण दिया, लोगों को जगाया, और उसके बाद अपने 78 साथी, 78 मेंबर्स अपने साथ उन्होंने सेलेक्ट किए, कितने? 78, 78 साथियों को उन्होंने सेलेक्ट किया, 78 साथियों को सेलेक्ट किया, उनको बकायदा साबरमती आश्रम में ट्रेनिंग दिया, चलने का, दौड़ने का, सहन शक्ति का, प्रवचन दिया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया,
ठीक, लंबा चौड़ा उनको कम से कम 15 डेज का उनको ट्रेनिंग दिया गया, 15 दिन का। और उसके बाद ये यात्रा कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से निकले गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ, और 24 दिन की यात्रा करी। 24 दिन पैदल चले। कितने किलोमीटर? 240 मील। अब 240 मील का मतलब कितना होता है? मतलब 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटी आएगा ये लगभग 384 के आसपास आएगा, 400 मान लो। तो लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करके वो कहां पहुंचे? 5 मार्च 1930 सॉरी 6 अप्रैल 1930 को वो कहां पहुंचे? दांडी। ठीक, साबरमती से निकले कब? 12 मार्च 1900, और पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930 के दिन वो दांडी पहुंचे, है ना। एक्चुअल में हुआ ये था कि 5 अप्रैल को वो पहुंच चुके थे, 5 अप्रैल को ही पहुंच चुके थे। लेकिन ये जो कार्यक्रम था नमक को उठा करके तोड़ने वाला, वो किस दिन हुआ? 6 तारीख को। तो इसलिए इसको मोटा मोटी आप 6 ही याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया? मुट्ठी भर नमक उठाया समुद्र के किनारे से और कहा कि मैं अंग्रेजों के कानून को मानने से इनकार करता हूं, उनका खिलाफत करता हूं। ठीक, तो इस दिन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहां से? दांडी से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी के दांडी मार्च को किस व्यक्ति ने नेपोलियन की जो रोम यात्रा थी, रोम विजय अभियान, उससे कंपेयर किया था? तो याद रखना वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गांधी जी की, इसको लिख लेना आप लोग ना, गांधी जी की इस यात्रा की जो तुलना है उसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये वैसी यात्रा है जैसी नेपोलियन बोनापार्ट ने रोम के लिए किया था, रोम विजय अभियान के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने रोम विजय अभियान के लिए किया था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा ध्यान रखिए। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू। अच्छा, इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। जाहिर सी बात है वो गांधी जी को छोड़ेंगे तो नहीं, हर समय उनके साथ थे। लेकिन वो उनके अगुवा थे। अगुवा का मतलब जो आगे आगे चलते हैं, है ना, उनके पथ प्रदर्शक। जहां पे भी गांधी जी का नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला होता था वहां वो थोड़े समय पहले ही पहुंच जाते थे और लोगों के बीच में प्रचार करते थे कि गांधी जी यहाँ आने वाले हैं, तो आपको क्या करना है? उनका स्वागत करना है, उनका साथ देना है। ठीक है, आपको उनके साथ मार्च में शामिल होना है। ठीक, जैसे कोई बड़ी यात्रा यहाँ से निकली तो आप तो हमेशा उनके साथ जा नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे? आपके शहर में घुसी तो वहां से यात्रा में निकले, उनके साथ साथ शहर के आखिर तक गए, उसके बाद फिर, है ना, वो अपने से चले जाएंगे। तो ये था गांधी जी का दांडी मार्च। ठीक है, अब इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन मेनली स्टार्ट होगा। ठीक है, गांधी दांडी पहुंचे, नमक कानून को तोड़ा, और उसके बाद 9 अप्रैल को उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। ठीक, 9 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए जो प्रोग्राम निर्धारित किए थे उसके बारे में चर्चा की। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था ना, सॉरी असहयोग आंदोलन में
क्या क्या कार्यक्रम करना था, एक नकारात्मक कार्यक्रम था और एक सकारात्मक या रचनात्मक कार्यक्रम था। तो वैसे ही इसमें भी उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि आपको क्या क्या इसमें शामिल करना है। तो इसमें कुछ विशेष ज्यादा नहीं था, इसमें सबसे मेन यही था क्या, पहला तो आपको नमक कानून का क्या करना है, उल्लंघन करना है। जहां जहां जिससे जिससे जिस प्रकार से भी हो सके अपने आप से नमक बनाइए, अपने से खुद से नमक बनाइए और अंग्रेजों के उस कानून को क्या करिए, तोड़ दीजिए। आप देखोगे जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ के नेताओं ने इसमें बहुत अपना योगदान निभाया था। कुछ ऐसे ऐसे नेता थे जिन्होंने नाली के पानी से भी नमक बनाया था, नाली के पानी से। आप पढ़ना छत्तीसगढ़ में, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अपने रविशंकर शुक्ल जी, उन्होंने रसायन कुछ कुछ HCl से मिला करके नमक वगैरह बनाया था, माना यही माना रायपुर के माना में। बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम हुए थे, तो आप छत्तीसगढ़ में उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नमक कानून का उल्लंघन करना है। ठीक, हो सके तो टैक्स नहीं देना है, हो सके तो आपको टैक्स सरकार को नहीं देना है। और पुराना वाला स्वदेशी एवं बहिष्कार, मतलब भारतीय वस्तुओं का आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और स्वदेशी वस्तुओं को बाइकआउट करना है। तो स्वदेशी एवं बाइकआउट यहां पे भी आ गया, यह हमेशा रहेगा। और क्या करना है, पिकेटिंग, धरना प्रदर्शन। कहां पे, तो विदेशी सामान जहां पे बिकते हैं उनके दुकान के सामने, शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करना है, भजन कीर्तन करना है, वहां जाकर के लोगों को जगाना है। जो भारतीय लोग हैं जो विदेशी सामान बेच रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, उनको जगाना है कि आप गलत काम कर रहे हो। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द के लिए सबको काम करना है। सामाजिक सौहार्द का मतलब आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक, तो सामाजिक भाईचारा है, आपको उसके लिए भी काम करना है। और बहुत सारे काम निर्धारित किए गए थे। गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही थी और लगभग ये जो आंदोलन था वो गांधी जी के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था। और इस आंदोलन ने पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करी, पूरे भारत में। देखिए कहां कहां पे ये आंदोलन पहुंचा था, इसका प्रसार देखिए, एक्सपांशन, आंदोलन का प्रसार कहां कहां पे हुआ, कहां कहां पे आंदोलन का प्रसार हुआ। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ घटनाएं तो ऐसी थी यहां कि उसने पूरे दुनिया को जगा कर रख दिया। मैं बताऊंगा उस घटना का नाम अभी। पहला जगह तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला स्थान तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। इन्होंने भी गांधी जी की तरह यहाँ पे दांडी मार्च, तब दांडी मार्च नहीं बोलना चाहिए, नमक सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक, तमिलनाडु में क्या किया उन्होंने, त्रिचनापल्ली, तमिलनाडु में जगह है त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक उन्होंने दांडी मार्च किया, त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक। और वहां पे जाकर के उन्होंने समुद्र में नमक बना करके समुद्र का नमक कानून तोड़ा था, अंग्रेजों का, सॉरी। तो तमिलनाडु में क्या याद रखना है आपको, केवल एक नाम, सी राजगोपालाचारी। दूसरा स्थान में आ जाइए मालाबार। मालाबार का मतलब केरल। ठीक है, मालाबार मतलब केरल तट को मालाबार तट ही कहा जाता है ना। तो यहां से एक व्यक्ति थे, इनका नाम था के कलप्पन। के कलप्पन
के कलप्पन, उन्होंने भी यहाँ पे मार्च वगैरह किया। के कलप्पन, के कलप्पन यहाँ पे मार्च किया और नमक कानून को तोड़ा। बस नाम याद रखिए, काफी है मालाबार से, के कलप्पन। तीसरा इंपॉर्टेंट जगह ओडिशा, बहुत इंपॉर्टेंट, ओडिशा। ओडिशा से कौन थे तो याद रखिए, गोपाल बंधु, गोपाल बंधु चौधरी, गोपाल बंधु चौधरी। उड़ीसा से नेतृत्व करता थे कौन, गोपाल बंधु चौधरी। बस नाम ही याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, गोपाल बंधु चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए असम से, असम, तो याद रखिएगा असम में इस आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक घटनाएं घटी, दंगे हो गए थे, तो फिर वहां पे ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पे सांप्रदायिक घटना घटने के कारण या सांप्रदायिक दंगों के कारण यह आंदोलन असफल रहा था। असम क्षेत्र में, या असोम लिख लेना, जो भी आप लिखो, असम या असोम, असम या असोम क्षेत्र में। ठीक है, कम्युनल परेशानी आ गई थी असम में, इसलिए ये असफल रहा। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। यहां पे तो एक छोटी सी बच्ची थी 13 साल की, 13 साल की छोटी बच्ची रानी गैडेनल्यू, आदिवासी बच्ची रानी गैडेनल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, छोटी सी बच्ची 13 साल की रानी गैडेनल्यू। रानी गैडेनल्यू ने यहां पे आंदोलन का नेतृत्व किया। रानी गैडेनल्यू, छोटी सी बच्ची 13 साल की, रानी गैडेनल्यू। और अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया और आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। ये जस्टिस सिस्टम है उनका, जिसपे भारतीयों को बहुत विश्वास था। रानी गैडेनल्यू, हालांकि इनका नाम रानी नहीं था, सिर्फ गैडेनल्यू था। ये छोटी बच्ची थी, सामान्य घर की थी, आदिवासी परिवार की। 1939 में नेहरू जी इनसे प्रभावित होकर के मिलने पहुंचे, कहा, जेल में, और वहां पे मिलकर के उन्होंने गैडेनल्यू को रानी का टाइटल दिया था, रानी की उपाधि दी थी, तो इनका नाम हो गया रानी गैडेनल्यू। एक्चुअल में रानी नहीं थी। ये सारा आप सर्च मार के देख लीजिएगा, फोटो वोटो में बढ़िया है, रानी गैडेनल्यू। ठीक, रानी गैडेनल्यू। किसने उपाधि दिया, जवाहरलाल नेहरू, रानी गैडेनल्यू की उपाधि दी। ठीक, अब जो मैं 2 स्थान लास्ट के बता रहा हूं वो तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पेशावर, 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 पेशावर अभी कहां पे है, पाकिस्तान में। और पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया अपने तरीके से। अपने तरीके से कैसे, ये टोटल गांधीवादी व्यक्ति थे, सत्य अहिंसा के पुजारी, इसीलिए इनको इतिहास में सीमांत गांधी का दर्जा दिया गया है। सीमांत का मतलब पेशावर भारत के सीमा प्रांत में था, अफगानिस्तान की ओर, तो ये क्या बन गए, सीमांत गांधी, मतलब सीमा के गांधी, भारतीय सीमा के गांधी। तो इनकी उपाधि क्या है इतिहास में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है सीमांत गांधी, किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी एक और उपाधि थी बादशाह खान, बादशाह खान।
अब बादशाह खान की जगह शाहरुख खान मत लिख देना, क्योंकि उसको बादशाह कहा जाता है। बादशाह खान की इनकी उपाधि थी, ठीक है। बादशाह खान, अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी एक ही व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था, इनके संगठन का, खुदाई खिदमतगार संगठन, खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन, खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन, खुदाई खिदमतगार संगठन, खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका था? खान अब्दुल गफ्फार खान का। बहुत सारे इनकी खुद की एक फौज थी, छोटी सी, लड़ाकू नहीं थी, अहिंसात्मक फौज थी। और इनका ड्रेस कोड था लाल रंग का कपड़ा, ये लाल कपड़ा पहनते थे, तो इसलिए इनको लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, लाल कुर्ती संगठन, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती संगठन। तो इन्होंने मिलकर के क्या किया था? पेशावर में यह आंदोलन चलाया था, ठीक। बाद में इन पर बहुत हमले हुए। इन्होंने पेशावर में खुद की एक सरकार खड़ी कर ली थी, इस संगठन ने खुद की एक सरकार। हम अंग्रेजों का सरकार को नहीं मानेंगे, ये हमारी खुद की सरकार है जो हम चला रहे हैं। बाद में अंग्रेजों ने इन पर लाठी प्रहार किया, गोलियां चलाई, और इस जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको बैन कर दिया, ठीक है। तो ये पेशावर वाला मुद्दा समझ आया। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। सारी इनके बारे में डिटेल याद रखिए, सब आता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या? धरासना की घटना। धरासना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि मुझे शुरू में बताना था लेकिन मैंने आखिरी में रखा था इसको। धरासना, धरासना, धरासना ऐसा लिखिए, धरासना, ठीक। धरासना, धरासना एक जगह है गुजरात में, जहां पे बहुत बड़ी क्या थी, एक सॉल्ट कंपनी थी, नमक की, जिसपे अंग्रेजों का कब्जा था। और इसको उन्होंने कांटेदार जालियों से घेर करके रखा था, उस पूरी फैक्ट्री। तो धरासना में हुआ ये कि गांधी जी ने घोषणा किया कि मैं धरासना की ओर मार्च करूंगा, और वहां जितने कटीली तार है जिसको आपने घेर के रखा है ना, फैक्ट्री का मतलब, अब नमक फैक्ट्री में थोड़ी ना बनता, नमक खुले में बनता है, उसको घेर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, हम उसको काट के अंदर जाएंगे, ये उनका है ना प्रोग्राम था। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोषणा करी, गांधी जी को गिरफ्तार, वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार। तो सारे जो बड़े बड़े वहां के नेता थे लगभग सारे गिरफ्तार कर लिए। मतलब 24 अप्रैल, मई की बात है, मई क्या नहीं, 4 मई को गांधी जी और सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है। और ये धरासना की घटना है वो 21 मई की घटना है, 21 मई वाली घटना है, ठीक है, धरासना। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इस घटना में, जैसे जैसे कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, ठीक। तैयब जी, तैयब जी, तैयब जी। लेकिन इनको भी यहां आने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक। गांधी जी के अलावा सारे बड़े नेता गिरफ्तार। अब जो छोटे छोटे नेता हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, और उन छोटे नेताओं में जो बड़ा नाम था वो था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, दूसरा गांधी जी के बेटे मणिलाल गांधी, और तीसरा इमाम साहब, इमाम साहब। ये सारे बड़े नाम थे इसमें से।
अब इनके नेतृत्व में ये मार्च को निकलना था और उस जो कटीले तार थे, जो फेंसिंग था, है ना, फेंसिंग, फेंसिंग जानते हैं ना, कटीली झाड़ियों से, कटीली तार से पूरा रोक दिया आपने लोगों को आने से। तो अब इसको काटने की जिम्मेदारी किसकी थी? इन तीनों के नेतृत्व में। ठीक है, बहुत सारे लोग गए थे, लगभग 2500 लोग। रैली कितने लोग की थी? 2500 लोग। ठीक है, और ये इतनी गजब की चीज थी, मैं बताऊं आपको, ये पूरी तैयारी में गए थे क्या? सत्य अहिंसा का पुजारी बनकर। करना क्या था? एक छोटा जत्था जाएगा 8-10 लोग का, ठीक, सामने जाएगा। भाई जब ये लोग पहुंचे उस फैक्ट्री के पास, इनकी जो पूरी रैली थी वो जब पहुंची, तो वहां पे लगभग 400 से 500 सिपाही मौजूद थे और लगभग 50-60 मशीन गन तैयार लेकर के पुलिस वाले बैठे थे। अब इनको तो सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलना था, जो काम करने आए थे चुपचाप से करके निकलना था। तो इनमें करना क्या था कि एक कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो जाकर के जाएगा आगे, ठीक, और उसके बाद उस झाड़ी को काटने का, सॉरी झाड़ी नहीं, उस तार को काटेगा, ठीक। अब जाहिर सी बात है वो काटने तो देंगे नहीं, पुलिस वाले खड़े क्यों थे? तो वो आपको मारेंगे, आपको मारेंगे, आप घायल होंगे। उसके ट्रीटमेंट के लिए ये लोग पहले से एक मेडिकल कैंप तैयार करके गए थे। बगल में क्या लगाया था? एक मेडिकल कैंप लगाया था। यहां मार खाओ, ठीक, आपको स्ट्रेचर में उतना मार खाओ जितना खा सकते हो, ठीक है, उतना मार खाओ जितना खा सकते हो, और जब मार नहीं खा पाओगे तो इधर मेडिकल कैंप में आ जाओ, इलाज कराओ, फिर लाइन में लग जाओ दोबारा मार खाने के लिए। ऐसी घटना पूरी दुनिया में पहली बार घटी थी कि लोग मार खाने जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, फिर मार खाने आ रहे हैं। तो सारे लोग क्या करते थे? जाते, अंग्रेज उनको पीटते और उनको स्ट्रेचर में ले जाया जाता। स्ट्रेचर लेके आए थे क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि हमने जाना ही है, हम मर जाएंगे लेकिन जाना है। फिर मार खाए, डंडे पड़े, लोहे वाले रॉड पड़े, गिर गए, धराशायी हो गए, उठने के काबिल नहीं रह गए। लोग 4 लोग आए, उनको स्ट्रेचर में उठाए, मेडिकल कैंप ले गए, उनका इलाज कराया, होश आया तो फिर जाके खड़े हो गए। ये ऐसे भारत में ही हो सकता, और कहीं नहीं हो सकता। एक भी डंडा आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं उठाया, ना ही उनको मना किया गया कि मत मारो, मारो आप, हम तो करने आए हैं वही करेंगे। ठीक है, तो ये घटना थी। एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने इस हरासना की घटना को वर्ल्ड फेमस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा दी। उस व्यक्ति का नाम है वेब मिलर। वेब मिलर कौन था? अमेरिकन पत्रकार, अमेरिकन पत्रकार है वेब मिलर, अमेरिकन पत्रकार। तो वेब मिलर ये बहुत फेमस पत्रकार था, बहुत फेमस, अमेरिका का था। और उस समय अमेरिका महाशक्ति लगभग बन चुकी थी, बस उसको बताना था कि मैं महाशक्ति हूं, है ना। वो बता दिया उन्होंने 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा करके। लेकिन 1930 तक वो महाशक्ति थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। और वहां का रिप्रेजेंटेटिव वेब मिलर, इसको बताया गया था कि भारत में बहुत बड़ा आंदोलन चलने वाला है गांधी जी के नेतृत्व में। तो लेकिन जब ये भारत में आ रहा था तो बड़ी मुश्किल से तो भारत पहुंचा बेचारा। जिस प्लेन में आ रहा था उसमें आग लग गई थी, धुआं निकलने लगा था, तो ले देके भारत पहुंचा। और जैसे भारत पहुंचा, वो कवर करता कोई स्टोरी को, उससे पहले ही गांधी जी गिरफ्तार हो चुके थे। तो उनको लगा झटका, अरे यार इतने दूर से मैं जिसको कवर करने आया था वो ही कवर नहीं कर पाया मैं। तो इसके बाद फिर इनको पता चला कि धरासना में ऐसी कुछ घटना घटने वाली है, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, बड़ी एक भीड़ जाने वाली है वहां पे फेंसिंग को हटाने के लिए। तो आप एक बार जाके वहां देखिए। तो ये बेमन से पहुंचे थे कि चलो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि वहां नेता तो था नहीं कोई। तो वो पहुंच गया वहां पे वेब मिलर। अब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं, नियत्थी भीड़ अपना काम कर रही है और पुलिस वाले उनको बेदम पीट रहे हैं। उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में कि ऐसी घटना मैंने पहली बार देखी, ये इतनी दर्दनाक थी कि मैं उसको देख नहीं पा रहा था। लोग जाते, उनकी पिटाई होती, उनके सर में लोहे के रॉड लगते, वो बेहोश होकर गिर जाते थे,
और बगल में मेडिकल कैंप में उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था और फिर वो तैयार हो जाते थे, आगे लाइन में लग जाते थे वापस से मार खाने के। तो ये घटना मेरे पास मतलब मैंने पहली बार देखी, और इस घटना को लिखते हुए उन्होंने इंग्लिश सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया कि ये कैसी सरकार है जो निहत्थे लोगों पर इतना अत्याचार कर रही है, और ऐसी ऐसी बातें लिख दी। और उसको कहाँ छाप दिया? अमेरिकन प्रेस में। और अमेरिकन प्रेस उससे बहुत ताकतवर थी, पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि ब्रिटिश सरकार इतना ज्यादा भारतीयों पर जुल्म कर रही है। और वहीं से फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव पैदा होना स्टार्ट हो गया ब्रिटिश सरकार पे कि आप जल्दी से जल्दी क्या करो, भारतीय को आजाद करो। एक छोटी घटना कितना बड़ा इंपैक्ट पैदा कर सकती है आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, एक छोटी घटना। ठीक है, तो ये हुआ किसके साथ? भारत में धरासना में ये सारी घटना। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से कार्यक्रम जो था वो आगे चल रहा था। मेन इतना सही क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कहां कहां पे क्या क्या घटना घटी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे तमिलनाडु में कौन था? तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में सी, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या नाम है पूरा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। केरल में कौन थे? केरल में के, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी। असम में क्या हुआ? सांप्रदायिक दंगे हो गए तो असफल हो गया। ठीक है, धरासना में कौन कौन थे? याद रखना, कस्तूरबा गांधी भी थी, मणिलाल गांधी उनके बेटे थे, तैयब जी थे, इमाम साहब थे, सरोजनी नायडू थी और मणिलाल गांधी, ये सारे नाम इनसे जुड़े हुए थे। धरासना कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, सारी घटना यहाँ पे थी। इसके बाद पेशावर में घटना, खान अब्दुल गफ्फार खान उपनाम, और एक नाम बादशाह खान। ठीक, कौन सा संगठन बनाया? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब है खुदा का सेवा करने वाला। खुदा की सेवा मतलब मानव सेवा ही क्या है? खुदा की सेवा। तो खुदा की सेवा करने वाला खुदाई खिदमतगार। इसका उपनाम क्या था? लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये सारी घटनाएं 1930 की इस आंदोलन की है। ठीक, अब इसी बीच में ये आंदोलन चल रहा था, गांधी जी वगैरह सारे लोग गिरफ्तार हैं, और इसी बीच में सब इन्हें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन बुला लिया गया। कहां पे? लंदन में। अब कांग्रेस तो इसका बहिष्कार कर ही चुकी थी, तो उनको किसी भी तरीके से यहां जाना था ही नहीं। ठीक, तो लंदन में क्या हुआ? ये चला था नवंबर 1930 से जनवरी 1931। क्या चला? प्रथम गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसका नाम गोलमेज इसलिए पड़ा क्योंकि जो वहां पे मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग का जो टेबल था वो गोल था, तो गोल चेयर है ना, गोल मेज सम्मेलन हो गया इसका नाम। कहां पर हुआ? जो जेम्स पैलेस लंदन, जेम्स पैलेस लंदन, जेम्स पैलेस लंदन, जेम्स पैलेस लंदन। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्या कांग्रेस के कोई सदस्य यहां गए थे? नहीं थे। तो कौन कौन गए थे? तो लगभग क्या 89 टोटल सदस्य मौजूद थे इसमें। ठीक है, इसमें से अधिकतर जो थे वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से थे, है ना, ब्रिटिश भारत से। भारत से कौन कौन सा संगठन गया था? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और दलित वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव
ये 3 रिप्रेजेंटेटिव भारत से गए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से लोग गए थे, हिंदुओं की तरफ से लोग गए थे हिंदू महासभा की ओर से, और दलित वर्ग की ओर से कौन गए थे? बाबा साहब अंबेडकर। तो यहां आप देखो, भारत के बारे में बात करने वाला कोई नहीं था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के बारे में बात करेगा, हिंदू महासभा अपनी बात रखेगा, दलित वर्ग उनके बारे में बात रखेगा, लेकिन भारतीय के बारे में रखता कौन? कांग्रेस। आजादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में तो यहाँ पे कोई था ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इनकी किसी बातों को माना नहीं गया, और अंततः ये जो गोलमेज सम्मेलन था वो हो गया असफल, फेल हो गया। अब मेन पार्टी ही नहीं है जो भारत के बारे में बात करेगी, वो अगर वो है ही नहीं तो फिर असफल होना तो आवश्यक है। तो ये हो गया असफल। ठीक, अब जब ये असफल हो ही गया तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि भैया जब तक कांग्रेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और जब तक गांधी जी को हम आजाद नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन जो है ना वो ऐसे ही चलते रहेगा। शुरुआत में हल्का फुल्का था आंदोलन, लेकिन जब इस प्रकार से बढ़ने लगा, धरासना वाली घटना हुई है ना, गढ़वाली एक प्लाटून है, गढ़वाली प्लाटून, अंग्रेजों की एक प्लाटून थी गढ़वाली प्लाटून, सेना की प्लाटून थी, उसने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सी ऐसी प्लाटून थी जिसने भारतीय आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया? तो गढ़वाली प्लाटून ने गोली चलाने से मना कर दिया। तो अंग्रेज हिल गए थे कि क्या किया जाए इसका। तो गांधी जी के हस्तक्षेप के बिना ये आंदोलन तो खत्म होने वाला नहीं है भैया। लोग अलग अलग तरीके से नया नया चीज कर रहे थे, लगातार सरकार को नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा था। क्यों? स्वदेशी बहिष्कार के चक्कर में शराब बिक नहीं रहा था, तो बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे थे, राजतंत्र अस्थिर हो गया था। तो अंततः गांधी जी को और बाकी उनके सदस्यों को रिहा कर दिया गया, और रिहा करने के बाद इरविन, वायसराय इरविन और गांधी जी दोनों के बीच में वार्तालाप स्टार्ट हुआ। ठीक, इसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेट है, बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट। इसके पहले लगभग 15 डेज 15 दिनों तक दोनों के बीच में बातें चली थी, है ना, दोनों के बीच में कुछ शर्तें रखी गई, कुछ मानी कुछ नहीं मानी, और अंततः 5 मार्च को ये आंदोलन जो था वो खत्म कर दिया गया। खत्म नहीं था, एक्चुअल में स्थगित था, रोक दिया गया, बंद कर दिया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे जो आंदोलनकारी उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है उसको वापस किया जाए, उन पे मुकदमा ना चलाया जाए, है ना, आंदोलनकारियों पर मुकदमा ना चलाया जाए, ये भी मान लिया अंग्रेजों ने। प्रॉपर्टी वापस कर दी, ये भी मान लिया। नमक कानून पर जो मेन मुद्दा था, नमक कानून, तो वहां पे थोड़ा सा रार हो गया दोनों के बीच। मतलब रार मतलब पूर्णतः समझौता नहीं हो पाया। जैसे समुद्र प्रांत के आसपास रहते हैं वो लोग खुद से बना सकते हैं नमक, उस पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन जो नमक पर टैक्स लगता था आम लोगों को, वो टैक्स हटाया नहीं गया। ठीक, और क्या हुआ? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी पर चढ़ना था कब? मार्च में ही। तो ये प्रस्ताव भी रखा कि इनको भी छोड़ दिया जाए या कम से कम इनकी सजा को कम कर दिया जाए। तो इस बात पे सहमति नहीं बन पाई और उनको टंगा दिया गया। इसी बात को लेकर के गांधी जी की आज तक आलोचना होती है कि गांधी जी ने क्या नहीं कर पाए, तो भारत के 3 महान क्रांतिकारियों को बचा नहीं पाए, जबकि उनके पास खुद का पावर था। जब इरविन ने उनको बुलाया था कि आप ही इस आंदोलन को रोक सकते हैं, तो आप अपनी शर्तों को मनवा क्यों नहीं पाए?
तो आज भी उनके क्या किया जाता है, उनके साथ उनका क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें कि क्यों वो हैंग टिल डेथ से बच नहीं पाए। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। पूंजीवाद चरम सीमा पर था, 1917 में एकदम रिसेशन आ गया था पूरी दुनिया में। वो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं उसको नहीं बताऊंगा अभी, है ना, वो कभी और आराम से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के अच्छा, गांधी जी ने क्या क्या बात मानी इरविन की, तो सत्याग्रह खत्म किया जाए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे हम, ठीक। तो ये कुछ कुछ शर्तें जो है उन्होंने मान लिया था। इस प्रकार से गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और कुछ शर्तें गांधी जी ने मानी, कुछ चीज इरविन ने मानी, और ये फिर आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक। चलिए, तो ये टोटल प्रगति और उसका खत्म होना था इस आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर हो तो पूछ लीजिए, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा मूवमेंट चाहिए था, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि वो चीज एक अलग ही मुद्दा है। लोग इसको गांधी जी से जोड़ देते हैं कि उनके पास पावर था, बचा सकते थे। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। मैं बताऊंगा, ये आपको बताऊंगा बाद में। बहुत बड़ा कारण था, बहुत ही बड़ा। क्या हो गया? आप भगा दो उसको, ठीक है। चलिए, तो ये आंदोलन खत्म 5 मार्च 1931 को। अब इसके आगे की घटना जो है वो अपन नेक्स्ट डे में देखते हैं, ठीक है। घर में पढ़िए, जो बुक मैंने सजेस्ट किया है वो ले लीजिएगा अगर चाहो तो, अदरवाइज इतना काफी है। और फिर कुछ दिक्कत डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।